Hello student, this is my fifth lecture on law of evidence and in this lecture I am going to discuss conspiracy and its relevancy. आज के लेक्चर में हम षड्यंत्र और इसकी संगतता पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कॉन्स्पिरेसी का क्वेश्चन कहाँ तक आया हुआ है। 2014 का हम क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन लॉन्ग पूछा गया है। व्हाट इज कॉन्स्पिरेसी, डिस्कस इट्स रेलेवेंसी एज एन एविडेंस अंडर द प्रोविजंस ऑफ एविडेंस एक्ट। षड्यंत्र क्या है, साक्ष्य नियम के अंतर्गत षड्यंत्र के साक्ष्य की सुसंगतता का वर्णन किया जाता है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, डिफाइन करो, और साक्ष्य विधि के अंतर्गत, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ये कहाँ तक रेलिवेंट माना गया है, कहाँ तक इसके बारे में सुसंगतता की बात की गई है। इसके बाद फिर 2018-2019 में क्वेश्चन फिर एक आया है, लॉन्ग क्वेश्चन फिर आया है 2019 में भी, और इसमें थोड़ा इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछ लिया है। One cannot be criminally responsible for the acts and statements of the others. In the light of the aforesaid statement, explain the section 10 of the Indian Evidence Act. दूसरे के कार्यों व कथनों के लिए किसी को आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। उपयुक्त कथन के प्रकाश में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 को स्पष्ट कीजिए। तो क्योंकि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि हम किसी दूसरे को किसी और के कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, हर व्यक्ति पर्सनली अपने किए गए कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट सेक्शन 10 में प्रोविजन दिया गया, सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग दूसरे के कार्यों के लिए भी हम किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। तो किस कंडीशन में हम दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं वो सेक्शन 10 में बताया गया है, उसकी रिलेवेंसी। तो ये इनडायरेक्ट वे में पूछा गया है सेक्शन 10 को ही, कि सेक्शन 10 में किस तरह से दूसरे के एक्ट या स्टेटमेंट को रेलिवेंट माना गया है। नाउ अब टॉपिक पे आते हैं कि कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, इसके रेलिवेंसी के प्रोविजन जो सेक्शन 10 में क्या दिए गए हैं। जी सेक्शन 10 है, दिस सेक्शन अप्लाइज व्हेन देयर इज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। ये सेक्शन तभी अप्लाई होता है जबकि देयर इज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, जबकि एक युक्तियुक्त आधार हो विश्वास करने का कि हाँ षड्यंत्र हुआ है। तो सबसे पहले प्राइमा फेसाई एविडेंस होना चाहिए दिखाने के लिए कि लगता है कि कॉन्स्पिरेसी हुई है। जब प्राइमा फेसाई एविडेंस मिल जाता है तब जाके सेक्शन 10 का एप्लीकेशन होता है। अब क्योंकि सेक्शन 10 में कॉन्स्पिरेसी की बात की गई है कि कॉन्स्पिरेसी का ग्राउंड होना चाहिए, तो सबसे पहले कॉन्स्पिरेसी क्या होती है हम इसको देख लेते हैं। कॉन्स्पिरेसी को सेक्शन 120 आईपीसी में डिफाइन किया गया है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है। एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 120 ए ऑफ आईपीसी इंडियन पिनल कोड, when two or more persons agrees to do or causes to be done an illegal act or an act which is not illegal by illegal means, thus an agreement is designated a criminal conspiracy। जबकि दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य, क्योंकि ऐसा कार्य जो कि अवैध नहीं है, अवैध साधनों से करने या करवाने को सहमत होते हैं, तो ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। तो आपराधिक षड्यंत्र होता क्या है, ये 120 आईपीसी में डिफाइन किया गया है कि दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हो, मिनिमम 2 पर्सन हो कम से कम, दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हो, एक समझौता हो। समझौता किस बात का होना चाहिए, टू डू एन इलीगल एक्ट, कोई इलीगल एक्ट, कोई अवैध कार्य है उसको करने का। अब इलीगल क्या होता है, सेक्शन 143 सॉरी सेक्शन 43 आईपीसी में डिफाइन किया गया है इलीगल अवैध क्या होता है। इसके अकॉर्डिंग एनीथिंग विच इज ऑफेंस, ऐसी कोई भी बात जो कि अपराध होती है, दैट इज इलीगल। एनीथिंग प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ऐसी कोई भी बात जो कि विधि ने मना किया हुआ है, वो भी इलीगल होगी। और एनीथिंग विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर ए सिविल एक्शन, या ऐसी कोई बात जो कि दीवानी कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती है, वो इलीगल कहलाएगी। तो सेक्शन 43 आईपीसी में ये बता दिया गया कि अवैध क्या होता है। सारे अपराध ये अवैध माने गए हैं, सारे ऐसे कार्य जो कि जो कि विधि ने मना किया गया होता है, विधि के द्वारा प्रोहिबिटेड होते हैं, वो भी इलीगल माने गए होते हैं। और ऐसे सारे कार्य जिनके करने पर दूसरी पार्टी को अधिकार मिल जाता है कि वो दीवानी कार्रवाई स्टार्ट कर सके, शुरू कर सके, तो ऐसे कार्य को भी हम कहते हैं ये इलीगल एक्ट। तो या तो इलीगल एक्ट करने की कॉन्स्पिरेसी हुई हो, या ऐसा एक्ट जो कि इलीगल नहीं मतलब इलीगल मीन्स है। तो कार्य तो आपका लीगल था, बट लीगल कार्य को आपने अगर इलीगल तरीके से किया हुआ है और इस चीज़ को करने की आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, तब भी ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाएगी। ये तो हो गया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है आईपीसी के अकॉर्डिंग। नाउ अब आते हैं सेक्शन 10 एविडेंस एक्ट पे कि कहाँ तक इसकी रेलिवेंसी के प्रोविजन यहाँ पे दिए गए हैं। सेक्शन 10 says where there is reasonable ground to believe that two or more persons have conspired together to commit an offence or an actionable wrong,
anything said, done, or written by any one of such persons in reference to their common intention after the time when such intention was first entertained by any one of them is relevant fact as against each of the person believed to be so conspiring as well as for the purpose of showing that any such person was a party to it. तो सेक्शन 10 का जो प्रोविजन वही कहता है कि जहाँ की यह विश्वास करने का युक्त आधार है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर के कोई अपराध का करने का षड्यंत्र किया हुआ है, वहाँ उनमें से किसी एक के द्वारा जबकि ऐसा कार्य करने का हाथ से मन में धारण किया गया हो, प्रथम बार जो भी कुछ कहा गया है, किया गया है या लिखा गया है वो दूसरों के विरुद्ध सुसंगत माना गया है। ये साबित करने के लिए कि क्या वास्तव में वो व्यक्ति उस षड्यंत्र का पक्षकार था या क्या वास्तव में षड्यंत्र हुआ था कि नहीं हुआ। तो सेक्शन 10 तीन बातों की रेलेवेंसी की यहाँ बात कर रहा है कि किसी ने भी कुछ कहा हो, किसी ने भी कुछ किया हो या किसी ने भी कुछ लिखा हो। कब लिखा हो? उसके बाद जबकि पहली बार किसी ने भी ये बात मन में धारण की है, जो भी कॉन्स्पिरेसी करने की बात थी उसको प्रथम बार जिसने भी मन में धारण किया है, प्रथम बार मन में उसको एंटरटेन करने के बाद में जिस किसी ने भी उनमें से कुछ भी किया, कहा या लिखा है वो दूसरे षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध भी सुसंगत माना जाएगा, रेलिवेंट माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक के द्वारा किया गया कार्य या किया गया कथन या कोई चीज़ लिखी गई होती है वो दूसरों के खिलाफ रेलिवेंट मानी गई है। ठीक है, अब सेक्शन 10 का जो प्रोविजन है इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें जो इसेंशियल एलिमेंट निकल के आते हैं, जो सबसे पहली बात यहाँ पे साबित करनी होगी सेक्शन 10 के एप्लीकेशन के लिए, there must be a reasonable ground to believe that two or more persons have entered into a conspiracy। तो सबसे पहले सेक्शन 10 के एप्लीकेशन के लिए जरूरी होता है कि आप साबित करो कि हाँ दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी की है। इसका एक रीजनेबल ग्राउंड, एक मतलब एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, एक विश्वास करने की वजह हो, मतलब प्राइमा फेसाई आप एक केस साबित करो कोर्ट के सामने कि इन लोगों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी की है। अगर कुछ भी आप नहीं बता पा रहे हो, कोई भी आपके पास जरा सा भी ग्राउंड नहीं है तो सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 10 तभी अप्लाई होगा जब प्राइमा फेसाई कुछ शो हो रहा हो, कुछ दिख रहा हो, एक विश्वास करने की वजह हो, कुछ कि लग रहा है कॉन्स्पिरेसी हुई है। तो सबसे पहले तो आपको रीजनेबल ग्राउंड दिखाना पड़ेगा कि हाँ लग रहा है कि कॉन्स्पिरेसी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में हुई है। देन सेकेंड थिंग है, the act must have been done after the time when the intention to conspire was first entertained by any one of them। ये जो भी कार्य किया गया है वो या कोई स्टेटमेंट दिया गया हो या कोई लिखी गई हो वो तब होनी चाहिए, उसके बाद होनी चाहिए जबकि इन सब में से जिनके पे भी चार्ज लगा है कि इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है, इनमें में से किसी ने भी पहली बार वो मन में धारण किया हो। मतलब अगर चार लोगों के बीच में हम कह रहे हैं कि इन्होंने कॉन्स्पिरेसी किया कुछ करने का, तो चारों में से किसी ने भी पहली बार जब भी ये कॉन्स्पिरेसी मन में स्टार्ट की, मतलब एक प्लान किया गया हाँ ये कॉन्स्पिरेसी करनी है, उसके बाद से इनमें से किसी ने भी कुछ भी किया हो, कुछ भी लिखा हो या कुछ भी कहा हो तो ये दूसरों के खिलाफ रेलिवेंट माना जाएगा। तो किस ये साबित करना जरूरी है कि हाँ कॉन्स्पिरेसी जब बनी है उसके बाद कॉन्स्पिरेसी को आगे बढ़ाएं, कुछ न किसी ने कुछ कहा है, किया है, लिखा है। तीसरी बात है द एक्ट मस्ट हैव बीन डन इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन। ये जो कुछ भी चीज़ें किया गया है या कहा गया है या लिखा गया है ये उनके कॉमन इंटेंशन के बारे में होना चाहिए। जैसे अगर कॉमन इंटेंशन था डकैती करने का कहीं पर, तो जो कुछ भी एक्ट किसी ने किया हो उनमें में से वो उस डकैती को करने के लिए किया हो कि हम वो एक्ट करेंगे तभी हम डकैती कर सकते हैं, या कहीं टेररिस्ट अटैक करना, आतंकवादी कृत्य कहीं करना है तो जितने लोगों पे आरोप लगाया गया है, चार्ज लगाया गया कि इन लोगों ने मिल करके कॉन्स्पिरेसी की थी ये टेररिस्ट अटैक करने के लिए, तो वहाँ आपको दिखाना पड़ेगा कि इनमें से जिस किसी ने भी कुछ किया है वो सामान्य आशय को आगे बढ़ाए। जैसे अगर कहीं टेररिस्ट अटैक किया गया है या किया जाना है, ठीक, अब वहाँ पर मान लो टेररिस्ट अटैक हो जाता है, अब अगर आप साबित करो कि कुछ लोगों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी किया था, अब ABCD चार लोग पे आपका आरोप लगा कि इन चार लोगों ने मिलकर किया। अब चारों में से किसी ने भी इस अटैक को करने के पर्पज से, अब किसी ने मान लो कुछ हथियार खरीद के ले आए, उसका उसने अरेंजमेंट किया है, तो वो बाकी के खिलाफ भी अरेंजमेंट। तो ABCD चार लोग हैं, चारों का प्लान था कि हमें टेररिस्ट एक्टिविटी करनी, टेररिस्ट अटैक करना है, उसके लिए हथियारों की आवश्यकता थी। तो ए ने क्या किया, ए ने कहीं से भी जा करके हथियारों का इस्तेमाल, हथियारों का जो अरेंजमेंट कर लेता है। ठीक,
अब ये जो हथियार का अरेंजमेंट करता है ये BCD के अगेंस्ट भी माना जाएगा। इसी तरीके से ABCD चारों पे चार लगा है कॉन्स्पिरेसी का, इनमें से किसी एक ने भी अगर इस कॉन्स्पिरेसी को आगे बढ़ाने में कि हाँ हमें आतंकवादी कृत्य करना है, इसको आगे बढ़ाने में किसी को मारना पड़ा कि हाँ वो कुछ करने जा रहा था, तब तक देखा किसी ने उसको देख लिया है, वो बता देगा किसी को, उसने जाके उसका मर्डर कर दिया। अब यहाँ पर भी क्योंकि जो मर्डर किया गया है, मर्डर इसलिए किया गया है जिससे कि वो अपनी कॉन्स्पिरेसी में कामयाब हो जाए कि हाँ अगर इसको नहीं मारेंगे तो हमारी जो प्लानिंग है वो बेकार चली जाएगी। तो यहाँ पे भी मर्डर जो किसी एक ने किया है, मान लो बी ने मर्डर किया है, तो ये जो बी ने मर्डर किया है ये A, C और D के खिलाफ भी रेलिवेंट माना जाएगा, कि ये भी माना जाएगा कि हाँ उन लोगों की तरफ से किया गया, इसलिए वो लोग भी लायबल माने जाएंगे। इसी तरीके से अगर किसी ने कुछ लिखा हुआ है, कोई डायरी मेंटेन की जा रही है कि हाँ हमें ये एक्ट करना है और इसमें सबके वहाँ पे ब्यौरे दिए गए हैं कि कल हमने ये किया है, कल हम ये करेंगे, आगे हम ये करने वाले हैं। तो अगर डायरी में लिखा है कि ए ने कोई डायरी बनाई हुई है, उसमें लिखा है कि हाँ मैं बी और सी कल ये चीज़ करने गए थे, ये कर लिए हैं, या परसों फिर हम बी और सी ये करने हम जा रहे हैं, ठीक है, या हमने सबने मिलकर ये चीज़ कर लिया है, अब ये करना है। तो ये चीज़ जो ए ने अपनी डायरी मेंटेन की हुई है, लिखी हुई है, ये दूसरों के खिलाफ भी, मतलब बाकी जो कॉन्स्पिरेटर हैं उनके खिलाफ भी रेलिवेंट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जो डायरी मेंटेन की है, जो लिखा हुआ उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, वो इसलिए लिखी हुई है जिससे कि वो अपनी कॉन्स्पिरेसी को आगे बढ़ा सके, ठीक। तो जो भी एक्ट स्टेटमेंट या राइटिंग होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो कि उस कॉन्स्पिरेसी के पर्पज़ को आगे बढ़ाती हो, ठीक है। कि अगर बैंक लूटना है तो जो कुछ भी किया गया हो बैंक लूटने के पर्पज़ से किया हो। जैसे बैंक लूटने का प्लान है तो वहाँ पे गाड़ी का इंतजाम करना होगा, ठीक है। सिम कार्ड का इंतजाम करना पड़ सकता है, रिवॉल्वर का इंतजाम करना पड़ सकता है, पैसा छिपाने का इंतजाम करना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें जिसने भी किया है, जो किया गया, वो एक ने जो किया हो बाकी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि हाँ एक्ट स्टेटमेंट या राइटिंग की गई हो, कब की गई हो, जबकि ये प्लानिंग स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग में इंटेंशन मन में रख लिया गया किसी एक के द्वारा कि हाँ हमें ये करना है, उसके बाद से ये एक्ट स्टेटमेंट या राइटिंग होनी चाहिए। और जो भी एक्ट स्टेटमेंट या राइटिंग होनी चाहिए वो उस कॉन्स्पिरेसी को आगे बढ़ाने में ही होना चाहिए कि उससे कॉन्स्पिरेसी का मकसद पूरा होता हो। सेकेंड पार्ट इसका क्या कहता है कि ये जो हम एक्ट स्टेटमेंट या राइटिंग को, किसी एक पक्षकार की राइटिंग को या स्टेटमेंट को दूसरे के खिलाफ हम रेलिवेंट मानते हैं, क्यों मानते हैं, इसका पर्पज़ क्या है। तो जो पर्पज़, इसके दो पर्पज़ माने, दो उद्देश्य माने गए हम क्यों इसको रेलिवेंट मानते हैं। पहला पर्पज़ ये है टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, हम दूसरे के किए गए स्टेटमेंट, एक्ट या राइटिंग को अन्य षड्यंत्रकारियों के खिलाफ इस्तेमाल में इसलिए लाते हैं जिससे कि साबित किया जा सके कि हाँ कॉन्स्पिरेसी वास्तव में हुई। तो पहला पर्पज़ ये है कि षड्यंत्र के अस्तित्व को साबित करने के लिए इसको रेलिवेंट माना जाता है। या दूसरा है टू शो दैट ए पर्टिकुलर पर्सन वाज ए पार्टी टू द कॉन्स्पिरेसी, या दिखाने के लिए कि एक विशेष व्यक्ति इस षड्यंत्र का पक्षकार था, ठीक। तो दो उद्देश्य हैं, हम जो एक व्यक्ति के कहे गए कार्य, कथन या लेख को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल लाते हैं, यह साबित करने के लिए कि कॉन्स्पिरेसी वास्तव में हुई है, या ये साबित करने के लिए कौन कौन इसमें षड्यंत्रकारी था, ठीक है। मान लो 10 लोगों पे चार्ज लगा हुआ है, अब 10 के 10 भी इसमें हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं। तो ये चीज़ जो भी है उसमें एक्ट स्टेटमेंट राइटिंग की गई है, उससे हम ये साबित करेंगे कि ये 10 के 10 ही षड्यंत्रकारी थे, या 10 में से केवल 5 थे या 6 थे, जितने भी, ठीक। ये पर्पज़ हमारा होना चाहिए कि षड्यंत्र को साबित करना और ये साबित करना कि कौन-कौन इसमें पक्षकार रहा था, ठीक है। नाउ दिस सेक्शन अप्लाइज ओनली व्हेन देयर इज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव द एक्जिस्टेंस ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी। ये सेक्शन 10 का जो प्रोविजन अपने यहाँ दिया गया है, ये एक इंग्लिश केस था, आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई, ठीक। तो ये जो हमारा सेक्शन 10 का प्रोविजन है, एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई। इस केस के जो सिद्धांत थे उसी पर ही हमारा सेक्शन 10 भी आधारित है, बेस्ड है, ठीक है। इसीलिए कभी कभी ये आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई के प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। सेक्शन 10 का जो प्रोविजन है, कभी कभी ये इनडायरेक्ट वे में इस तरीके से पूछ लेता है कि मेंशन द रूल ऑफ ब्लैक एंड टाई, ठीक। ब्लैक एंड टाई का रूल क्या है, तो ब्लैक एंड टाई का रूल पूछने का मतलब वो सेक्शन 10 ही पूछा जाता है, ठीक। इस केस के जो फैक्ट थे आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई का, उसको मैं आपको बता दूं। इसमें एक ब्लैक था, ब्लैक वाज वर्किंग एज ए लैंडिंग वेटर, एक वेटर के रूप में था वहाँ पे, चपरासी के रूप में, पियून के रूप में काम करता था, कस्टम हाउस पे काम करता था भी। टाई वर्कड एट द सेम प्लेस एज एन एजेंट फॉर द इम्पोर्टर्स, इम्पोर्ट करने वालों के लिए, आयात करने वालों की तरफ से वो एक एजेंट की हैसियत से वहाँ पे टाई काम करता था, ठीक है। तो ब्लैक वहाँ पे पियून था कस्टम हाउस में, टाई क्या था, इम्पोर्टर थे, इम्पोर्टर की तरफ से वो वहाँ पे एजेंट के रूप में काम करता था।
इन पे चार्ज लगा था, दे वर चार्ज विद कंस्पिरेसी टू डॉज द कस्टम बाय पासिंग गुड्स विदाउट पेइंग फुल ड्यूटी। इनके ऊपर चार्ज लगा था कि इन्होंने कंस्पिरेसी की थी कि बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए हुए ही वो माल को वहाँ से फॉरवर्ड करने के लिए, निकालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो एविडेंस था, एविडेंस ये था कि ताई ने 2 एंट्री की थी, 2 उसके पास रजिस्टर थे, डायरी थी। वन वाज यूज्ड फॉर कैरिंग आउट द फ्रॉड। एक उसमें ऐसा था जो कि फ्रॉड करने के लिए इस्तेमाल किया गया था कि हाँ, हाँ, कि उसमें मेंशन था कि हम कब कैसे-कैसे क्या करेंगे जिससे कि हम कस्टम ड्यूटी चुकाए बिना माल निकाल सकें। तो एक तो डायरी ये थी जिसमें कि फ्रॉड करने के पर्पज़ से चीज़ें लिखी गई थी और दूसरा उसका अपने प्राइवेट रिकॉर्ड के लिए उसने बनाया हुआ था। इट वाज हेल्ड दैट दोज़ एंट्रीज इन द फार्मर बुक्स वेर एडमिसिबल अगेंस्ट ब्लैक। अब टाई ने जो यहाँ पे रजिस्टर बनाया हुआ था, जो पहला रजिस्टर उसने बनाया था जिसमें कि जो फ्रॉड ये लोग करने जा रहे थे, कर रहे थे, उस फ्रॉड को कैसे किया जाएगा इसके बारे में वहाँ पे ब्यौरा दिया गया था, ठीक है, क्या क्या करना होता। वहाँ पे हर एक चीज़ एंट्री की गई थी, कब क्या किया हमने, कब क्या करना, ठीक। ये जो डायरी थी पहली वाली, इसको दूसरे ब्लैक के खिलाफ भी रेलिवेंट माना गया क्योंकि इस डायरी से जो चीज़ एंट्री की गई थी वो उस षड्यंत्र को आगे बढ़ाने के पर्पज से की गई थी, जबकि जो दूसरा उसका अपना खुद का रिकॉर्ड था उसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था कि उससे कोई षड्यंत्र आगे बढ़ने वाला था, ठीक। तो जो कि षड्यंत्र को आगे बढ़ाने के बारे में एंट्रीज उस पहली वाली डायरी में की गई थी, इसलिए जो पहली वाली डायरी थी वो ब्लैक के खिलाफ, जो दूसरा षड्यंत्रकारी था ब्लैक के खिलाफ रेलिवेंट माना गया, जबकि दूसरा वाला उसके खिलाफ रेलिवेंट नहीं माना, ठीक है। एंड इट वाज सेड दैट एविडेंस ऑफ एन एक्ट ऑफ ए कॉन्स्पिरेटर इज रेलिवेंट अगेंस्ट अदर्स ओनली इफ द एक्ट शुड रिलेट टू द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कोर्ट ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि एक षड्यंत्रकारी का जो साक्ष्य होता है, जो भी एक षड्यंत्रकारी ने कुछ भी लिखा है, किया है, ठीक है, वो दूसरे के खिलाफ तभी संगत माना जाएगा जबकि वो सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने में रहा हो, ठीक है। उनका जो सामान, जो भी कॉमन ऑब्जेक्ट उनका रहा हो, जो भी उनका सामान्य उद्देश्य रहा हो, उसको आगे बढ़ाने में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया कि हर एक लिखी कही या कई की गई बात जो होती है वो दूसरे षड्यंत्रकारी के खिलाफ सुसंगत नहीं होती है। सिर्फ ऐसे एक्ट, स्टेटमेंट या राइटिंग दूसरों के खिलाफ रेलिवेंट होंगे जो कि सामान्य ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने में किए गए, ठीक है। अगर वो सामान्य ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने वाला नहीं है, उनके उद्देश्य को आगे बढ़ाने वाला नहीं है, तो ऐसे स्टेटमेंट या राइटिंग को रेलिवेंट डिक्लेयर नहीं। तो ये यहाँ पे प्रिंसिपल बता दिया गया कि जो भी को कॉन्स्पिरेटर होते हैं उनका एक्ट, उनका स्टेटमेंट या उनकी राइटिंग दूसरे कॉन्स्पिरेटर के खिलाफ पे तभी रेलिवेंट होगी जबकि ये उनके कॉमन ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने वाला होता है। नो नेक्स्ट केस मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर 1940 का केस है। इन दिस केस मिर्जा अकबर एंड मेहर तेजा वर चार्ज फॉर मर्डर एंड कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर। इसमें मिर्जा अकबर और मेहर तेजा पे चार्ज लगा हुआ था कि इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके किसी की हत्या की। अब मेन एविडेंस इसमें ये था कि लेटर दोनों के बीच में लिखे गए थे, मिर्जा अकबर और एक्चुअली में इन दोनों ने मिल करके एक आदमी था, उसको पैसा दे करके इन्होंने मर्डर कराया था, थर्ड पर्सन। तो इन पे जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगा तो इनके खिलाफ जो एविडेंस थे, जो साक्ष्य थे, साक्ष्य ये था कि मेहर तेजा और मिर्जा अकबर के बीच में लेटर लिखे गए थे, ठीक। आपस में इन्होंने लेटर लिखा था और लेटर ऐसे थे कि उसमें ये बातें इसकी चर्चा की गई थी कि हाँ, हम इस आदमी को कैसे मारेंगे, ठीक, उसको कैसे हटाया जाएगा रास्ते से, उसके लिए वहाँ पे एक दूसरे को इन्होंने लेटर लिखा था कि जैसे मेहर तेजा ने लिखा था कि हाँ, उसका हमने पैसे का इंतजाम कर लिया, अब एक इसके आदमी का इंतजाम कर लो इसको हटाने के लिए, ठीक है। बदले में मिर्जा अकबर ने भी लेटर लिखा था कि हाँ, हम भी चाह रहे हैं जल्दी से इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए और हम भी आदमी का इंतजाम करें, तो पैसे का इंतजाम करें। इस तरीके से लेटर लिखे गए थे एक दूसरे को। उस लेटर से साफ साफ दिख रहा था कि हाँ, ये लोग क्या करने वाले थे, क्या करना के सोच रहे थे। एक तो ये हो गया और दूसरा जो एविडेंस इनके खिलाफ था वाज स्टेटमेंट ऑफ मेहर तेजा बिफोर द मजिस्ट्रेट, ठीक है, आफ्टर शी हैज बीन अरेस्टेड। जब मेहर तेजा को अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट करने के बाद में मेहर तेजा ने मजिस्ट्रेट को भी कुछ स्टेटमेंट दिया था, कुछ उन्होंने कथन किया था, ठीक। तो दो एविडेंस इन दोनों के खिलाफ थे, ठीक। एक तो मिर्जा अकबर और मेहर तेजा के बीच में लेटर्स लिखे गए थे, एक दूसरे को इन्होंने लेटर लिखा हुआ था। और दूसरा था जब अरेस्ट कर ली गई मेहर तेजा, उसके बाद अरेस्ट होने के बाद में मजिस्ट्रेट के सामने इसने अपना स्टेटमेंट दिया था और मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट में इसने चीज़ों को एक्सेप्ट किया था कि
हमने थर्ड पर्सन का मर्डर करा दिया था। मर्डर इसलिए कराया था क्योंकि हम लोग आपस में शादी करना चाह रहे थे, इसलिए हम उसको रास्ते से हटाना चाह रहे थे। अब यहाँ क्वेश्चन ये था कि ये जो दोनों साक्ष्य थे, ये क्या दोनों सेक्शन 10 में रेलिवेंट होंगे कि नहीं होंगे। तो इट वाज हेल्ड दैट लेटर्स वे रेलिवेंट अंडर सेक्शन 10 बिकॉज इट वाज कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्पिरेसी टू प्रोक्योर द डेथ ऑफ अली असगर। अली असगर की यहाँ पे डेथ की गई, ठीक, एंड वाज मेड एट ए टाइम व्हेन सच कॉन्स्पिरेसी वाज गोइंग ऑन। ठीक, यहाँ कहा गया कि जो लेटर इन्होंने एक दूसरे को लिखा था मिर्जा अकबर और मेहर तेजान को, ये लेटर जो थे ये तो रेलिवेंट होंगे सेक्शन 10 में। क्यों रेलिवेंट होंगे? क्योंकि जो कॉन्स्पिरेसी हुई है, जो षड्यंत्र हुई है, ये षड्यंत्र को आगे बढ़ाने में कि एक ने दूसरे को इंस्टिगेट किया कि हाँ जल्दी से तुम इंतजाम करो व्यक्ति को, हम पैसे का इंतजाम करें। दूसरे ने कहा हाँ ठीक है तुम पैसे का इंतजाम करो, हम आदमी का इंतजाम करें। तो ये एक दूसरे को जो लेटर लिखा था इन्होंने, ये क्योंकि सामान्य आशय को आगे भी बढ़ाने में था, इन रेफरेंस टू द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय को आगे बढ़ाने में था, इसलिए ये तो रेलिवेंट माना गया। क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा था कि हाँ ये अली असगर की हत्या करना चाह रहे थे और अली असगर की हत्या करने में कामयाब हो जाएं, इसी पर्पज से इन्होंने एक दूसरे को लेटर लिखा था। बट द स्टेटमेंट टू मजिस्ट्रेट was held not to be relevant because it was made after the object of conspiracy had already been attained। लेकिन जो मेहर तेजा ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना कथन किया था, अपना स्टेटमेंट दिया था, that statement was not held relevant under section 10 because it was made after the conspiracy was completed। ये तब किया गया था जबकि कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट हो गई थी। तो क्योंकि साफ साफ सेक्शन 10 में ये रूल है कि एक्ट, स्टेटमेंट या राइटिंग तभी सुसंगत होंगी जबकि वो कॉन्स्पिरेसी को आगे बढ़ाने वाले हों। ठीक है, अगर वो कॉन्स्पिरेसी को आगे बढ़ाने वाले नहीं है तो रिलेवेंट नहीं है। अब यहाँ पर क्योंकि जो स्टेटमेंट दिया था मेहर तेजान ने, वो तो कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट होने के बाद दिया था, तो अब जो स्टेटमेंट दे रही इस स्टेटमेंट से कॉन्स्पिरेसी आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो क्योंकि कॉन्स्पिरेसी तो पहले पूरी हो चुकी है, इन्होंने मर्डर करने की कॉन्स्पिरेसी की हुई थी एंड दैट ऑब्जेक्ट हैड ऑलरेडी बीन अचीव्ड। उस उद्देश्य को ये पहले से प्राप्त कर चुके थे। ठीक है, तो क्योंकि ये जो स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट को दिया गया था ये कॉन्स्पिरेसी को आगे बढ़ाने में नहीं था, जो कुछ हो चुका था उसका सिर्फ इन्होंने ब्यौरा दिया था, बट इससे कॉन्स्पिरेसी आगे नहीं बढ़ रही थी क्योंकि कॉन्स्पिरेसी तो पहले से कंप्लीट हो चुकी थी। इसलिए मजिस्ट्रेट को दिए गए स्टेटमेंट को ये रेलिवेंट नहीं माना गया सेक्शन 10 में। बट द लेटर्स between Mirza Akbar and Meher Teja were held relevant under section 10 because they were written in furtherance of common intention टू किल अली असगर। ठीक है, क्योंकि वो जो लेटर लिखे गए थे वो इसलिए सुसंगत माने गए क्योंकि अली असगर को मारने के पर्पज से वो उस षड्यंत्र को आगे बढ़ाने में थे, इसलिए केवल लेटर को यहाँ पे रेलिवेंट माना गया और वो जो स्टेटमेंट दिया था बाद में मेहर तेजा ने, उसको यहाँ पे सुसंगत नहीं माना गया। नाउ थर्ड केस इन शारदुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। शारदुल सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल बताया, ये जो सेक्शन 10 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि द रूल इन सेक्शन 10 दैट एक्ट, स्टेटमेंट और राइटिंग इज रेलिवेंट अगेंस्ट अदर को कॉन्स्पिरेटर इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो धारा 10 में नियम दिया गया, सिद्धांत दिया गया है कि एक षड्यंत्रकारी का किया गया कथन, कार्य या लेख दूसरे षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध सुसंगत होता है, ये थ्योरी ऑफ एजेंसी पर आधारित है, ये अभिकरण के सिद्धांत पर आधारित। मतलब कोर्ट ने यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना कि जिस तरीके से एजेंसी होती है कि एजेंट जिसके लिए भी काम करता है, जिस संस्था के लिए एजेंट काम कर रहा होता है, वो संस्था लायबल होती है अगर एजेंट कुछ भी करता है। ठीक है, जैसे किसी कंपनी का अगर एजेंट है तो कंपनी की ड्यूटी को परफॉर्म करने के पर्पज से एजेंट जो कुछ भी करता है उसके लिए कंपनी लायबल मानी जाती है। तो एजेंसी का एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है, कि मालिक के बिहाफ में ही एजेंट काम करता है और मालिक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो यही यहाँ पे बात की गई कि यहाँ पे जो कॉन्स्पिरेसी होती है कि अगर 4 लोगों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी किया हुआ है तो हर एक जो कुछ भी करता है, कहता है, लिखता है, वो दूसरों का एजेंट बन के करता है। जैसे ABCD 4 लोग हैं, अगर ए ने कुछ किया है अपने सबके षड्यंत्र को आगे बढ़ाने में तो ए ने सबकी तरफ से एजेंसी की है कि हाँ BCD की तरफ से भी वो कार्य कर रहा है। अगर बी ने कुछ किया हुआ है तो ACD की तरफ से भी किया हुआ है। तो इस तरीके से जो कोई भी एक उसमें से कुछ भी करता है वो दूसरों के एजेंट के रूप में काम करता है। दैट मीन्स हर एक कुछ भी करेगा तो उसके लिए बाकी सारे के सारे लेवल माने जाएंगे। ठीक है, तो
कुल मिलाकर के अगर आप सेक्शन 10 देखते हो तो सेक्शन 10 में एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर कुछ लोगों पे आरोप लगाया गया है कि हाँ इन्होंने कंस्पिरेसी की है, इन्होंने षड्यंत्र किया है, ठीक, और ये दिख जाता है कि उनमें से किसी ने भी कुछ कहा हो, कुछ किया हो या कुछ लिखा हो, ये कहा किया लिखा हुआ जो चीज़ उनकी है, अगर इन्होंने इसको सामान्य आशय को आगे बढ़ाने में किया है, मतलब जिस बात की कॉन्स्पिरेसी किया था, जो उनका उद्देश्य था, उस उद्देश्य को आगे बढ़ाने में ये सब किया हुआ है, तो बाकी सारे जितने भी कॉन्स्पिरेटर और होते हैं साथ वाले सह षड्यंत्रकारी, उन सब के खिलाफ भी इसको सुसंगत माना गया है, इसको रेलिवेंट माना गया है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ एजेंसी पर ये आधारित होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया सेक्शन 10 में, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है काफ़ी, इसमें आता है कि कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, या ये कि दूसरे के किए गए एक्ट, स्टेटमेंट या राइटिंग के लिए कब हम दूसरों को रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं, ठीक है। तो नाउ ये हमारा टॉपिक अभी कंप्लीट होता है।